पार्टी खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन नेताओं से जो आम जनता और बड़े नेताओं के बीच पुल का काम करते हैं और जो ग्राउंड पे काम करते हैं। इसी श्रृंखला की कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीकर से जावेद जी चौहान, जो 11 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं। इनको आम जनता माखर जी के नाम से भी जानती है। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूँ मोहम्मद जावेद जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। मैं आपके चैनल का सबसे बड़े आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा इंटरव्यू करें। जी, इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं जावेद चौहान, वार्ड नंबर 11 से पार्षद प्रतिनिधि। जी, मास्टर जावेद चौहान के नाम से लोग जानते हैं। जी, तो ये मेरा जीवन परिचय है। सर, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में जब छात्र जीवन में जब मैं पढ़ता था छात्र से, जी, तब से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है। जी, पहले मैं एसके कॉलेज में जब एक छात्र था तो मैं वहाँ से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है और मैं अपनी राजनीति NSY से मैंने वहाँ से शुरुआत की और छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय हूँ। जी, आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है। जी, तो आपने अब तक कांग्रेस पार्टी में किस किस पद पर काम किया है? ये बात आपकी सही है कि मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है और मैं कांग्रेस पार्टी की नीतियों से संतुष्ट हूँ और मेरा उसमें विश्वास भी है कि वो पार्टी जिसने इस देश को आज़ाद करवाया, जी, ऐसी पार्टी से हम जुड़े हुए, हम अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं। जी, होता है कि जिस पार्टी ने देश को आज़ाद करवाया उस पार्टी से हम जुड़े हुए। मैं पहला जिला कांग्रेस कमेटी में सदस्य था। जी, उसके बाद में चुनाव जब मेरी मैडम को टिकट मिला कांग्रेस का, मैं सीकर में रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता। जी, जीतने वालों में सबसे शायद दूसरे नंबर पर सीकर शहर में मेरा नाम है। जी, रिकॉर्ड के आधार पे मैं यहाँ से अभी पिछले गुजरात के विधानसभा चुनाव में AICC की ओर से गुजरात विधानसभा की एक सीट का ऑब्जर्वर बन के भी गया। जी, 120 असेंबली कपड़वंश, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बाघेला थे, जी, वो सीट मेरे पास थी। AICC ऑब्जर्वर रहा। जी। सर, आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है, तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? देखिए, हम तो चाहते हैं आपस में सांप्रदायिक स्वाद रहे, वसुंधैव कुटुंबकम की विचारधारा को मानने वाली पार्टी है हमारी। जी, सामने वाली पार्टी की तो विचारधारा सांप्रदायिकता की है। जी, वो तो इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे, जातियों के नाम पे, समाज के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पर बांटने का काम करती है। ऐसी पार्टी की विचारधारा से हम खिलाफ। जी। आपने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तब आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, मैं जब छात्र जीवन में राजनीतिक शुरुआत करता था, मेरी राजनीतिक शुरुआत वहाँ से हुई है, तो बहुत से छात्र संगठन हुआ करते थे। जी, बहुत बार परिवेश की मांग को लेकर तारीखों को बढ़ाने के लिए हम प्रचार का घेराव करते थे, तो हमारी अपोजिशन की पार्टियां थी वो उसका बचाव करती थी, क्योंकि सत्तारूढ़ में उनकी पार्टियां थी। जी, सत्ता में बीजेपी थी और भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मैं NSY से जुड़ा हुआ था। तो ABVP के छात्र संगठन के पदाधिकारी उसका बचाव करते थे, तारीखों का समर्थन करते थे, जो अंतिम तारीख हो गई उसका समर्थन करते थे। हम कहते थे पास किया तो सबको प्रवेश दो आगे शिक्षा के लिए। जी, उच्च अध्ययन के लिए आप उसका एक तारीख पर नहीं बांट के आप उसको प्रवेश दे दो। पढ़ने का काम तो छात्र का है, वो फेल होगा पास होगा वो बात की बात है। आप उसको पास कर दिया तो उसको प्रवेश तो दो। तो हमने पास किया। परिवेश की मांग को लेकर बहुत बार जो हमारा वहाँ जो आंदोलन हुआ है, हमने बहुत हड़ताल की है, बहुत जगह प्रचार का घेराव किया है, छात्र हितों की मांग उठाई है हर जगह। जी, आप अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए कि जब से आपने राजनीतिक शुरू की है तब से लेकर आज तक आपने समाज के हित में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या किए हैं? देखिए, मैं जब से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई है तब से मैं समाज में बहुत से काम समाज सेवा के किए हैं। जी, उदाहरण के तौर पर मान लो कि
पहले हमारे यहाँ मतदाता सूची में नाम जुड़वाना बहुत कठिन था जी। मैं हर घर घर जाके आज के युवा जो नेता हो रहे हैं, युवा लोग हैं, उनके अधिकांश के नाम मैंने अपने हाथों से फार्म भर के बीएलओ को जमा करवाए जी। और बहुत से मतदाता सूची में हमारे जो आज के युवा वर्ग है उसका जो नाम है उनके अधिकांश से मेरे हाथों से जुड़े हुए जी। बहुत सौ की राशन कार्ड की समस्या थी। जब वो राशन कार्ड बने तो हमने घर घर जाके राशन कार्ड का फार्म भरा, परिवार राशन कार्ड बने लोगों के। बहुत सी जगह स्कूलों में जाने के लिए क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम हुआ करते थे जब हमारे ज़माने में, जब स्टूडेंट हो गए एडमिशन कराते 25 साल पहले की बात, 28-30 साल पहले जी। तो हम लोग जो उसको स्कूलों में जाके एडमिशन करवाते, उनका फार्म भरते, और कोई बीमार होगा उसको दिखा के लाते, डॉक्टर को दिखा के लाते। बहुत सी जगह समाज में शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है तो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, काम करते। जी। आप एक राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं और एक टीचर भी हैं जी। आप दोनों कामों को एक साथ मैनेज कैसे कर लेते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि आप राजनीतिक भी करते हैं और मास्टर भी करते हैं। जी। मेरा एक रूटीन है उस काम करने का। जी, क्या उस रूटीन में मैं काम ये करता हूँ कि मैं सुबह 7 बजे उठकर मैं मेरे 2 घंटे का 1.5 घंटे 2 घंटा जो भी काम होता है सुबह मेरे वार्ड में, जैसे कचरे वाली गाड़ी का आना जी, सफाई के लिए आदमी का लगाना, उसको काम बता देता हूँ कि भाई आज इस गली की नाली को निकालना है, कि इस गली की सफाई करना है, कि उसको करना है, या पहले कोई शादी ब्याह का मौका है तो उनको पहले बता देते पहले वो काम कर दो, आज दूसरा काम बाद में कर लेना दोपहर बाद में जी। उसके बाद में मैं जो 10 बजे के बाद में मेरे स्कूल है तो 10 बजे से लेकर मैं शाम को 4 बजे तक स्कूल में नियमित रूप से अपनी ड्यूटी करता हूँ जी। और उस दौरान यदि कोई समस्या आ गई तो उसको फ़ोन पर टैकल कर देते हैं। जी। यहाँ पर स्थानीय नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? उनका जनता के प्रति लगाव कैसा है, उनका रवैया कैसा है? देखो, हमारे समाज में बहुत से नेता लोग हुए हैं, पूर्व में बहुत से वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। सीकर शहर में इस मोहल्ले से जिस वार्ड से मैं पास हूँ जी, सिर्फ एकमात्र ऐसा वार्ड है जिस वार्ड से लगातार 4 बार सभापति सीकर शहर के रहे जी। 2 बार जीवन खान जी को छोड़ के चारों सभापति जो रहे हैं 4 बार के, वो सिर्फ मेरे वार्ड से रहे जी। वो अपने जमाने में उनका जनता से लगाव था निश्चित रूप से, परंतु आज वो हमारे बीच में नहीं है। दोनों जो पूर्व सभापति है वो जो है ऊपर वाले की मर्जी है कि हमारे बीच में ही रहे जी। और उनके परिवारों में जो राजनीतिक लोग करने वाले लोग हैं वो अपने हिसाब से टेकल करते हैं जी। आपकी पार्टी के विधायक यहाँ से जीते हैं जी। और पिछले सत्र में भी वही विधायक थे, तो उन्होंने पिछले सत्र में क्या क्या विकास कार्य करवाया सीकर में? देखिए, राजेंद्र पारिक साहब की आप बात करो जी, तो ये पिछली बार भी विधायक थे, अभी विधायक बने, तो इनका नाम ही विकास पुरुष है। आदरणीय राजेंद्र पारिक साहब का नाम, विकास का नाम ही राजेंद्र पारिक है जी। हमारे आधार पर हम पिछली बार राजेंद्र पारिक साहब जब वो राजस्थान सरकार हमारे गहलोत साहब की थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पारिक साहब सीकर के विधायक थे, तो आप जो है सीकर में 150 बेड का नया चिकित्सालय की इमारत का निर्माण हो रहा है। आप इसके हॉस्पिटल में देख सकते हो जी। यूनानी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, उसकी संघीय बुनियाद रखी हुई थी, शिलान्यास में भी था जी। ये पारिक जी की देन है। स्मृति वन है, उसका जो आधुनिकीकरण हुआ है, बहुत से तरह के उसमें पेड़ पौधे, तरह तरह के उसमें गार्डन्स बनाए गए, वो राजेंद्र पारिक की देन। सीकर के आपके जो है आयुर्वेद कॉलेज जी, वो राजेंद्र पारिक की देन। आपके जनाना हॉस्पिटल है, आदरणीय पारिक साहब ने गहलोत साहब से वहाँ उद्घाटन करवाया, ये पारिक साहब की देन। और सीकर में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के हॉस्टल बनना, अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल बनना, लड़कों के लिए स्कूल बनना, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय लड़कों का लड़कियों का, ये राजेंद्र पारिक ने पहली बार सीकर शहर की मुस्लिम समुदाय की, खास करके उस अल्पसंख्यक में माइनॉरिटी के लोग ज्यादा थे, अल्पसंख्यक समुदाय को दिया है। उससे पूर्व में आज तक ऐसा मिला नहीं है। और उसके बाद में अल्पसंख्यक छात्रावास भी मिला है, ये राजेंद्र पारिक की देन। बहुत से महात्मा गांधी स्कूल हुए, ये राजेंद्र पारिक की देन। बहुत से स्कूलों का नव निर्माण हुआ, ये राजेंद्र पारिक की देन। बहुत सी जगह विधायक कोटे से जो है
धर्मशालाएं बनाएगी, जैसे वाल्मीकि समाज में धर्मशाला बने वो पारिक साहब की देन जी। ट्यूबवेल्स बने वार्डों में, वो वार्ड राजेंद्र पारिक की देन, विधायक कॉर्पोरेशन जी। मेरे वार्ड में भी समस्या थी, ट्यूबवेल की पानी की समस्या थी, तो ट्यूबवेल उन्होंने लगवाए। जी, ये तो आपने बताया पिछले सत्र के बारे में। आने वाले इस 5 साल में उनकी क्या योजनाएं हैं सीकर को लेकर, क्या सीकर में नए काम होंगे, क्या क्या विकास कार्य होंगे, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, सीकर में विकास के कुछ काम अधूरे रह गए। आदरणीय राजेंद्र पारिक का सपना है कि सीकर एक विकसित शहर बने, जी, सुंदर शहर बने। उसकी सोच में, उसकी योजना में कुछ काम पिछली बार बाकी रह गए थे, परंतु ये सीकर की जनता का एक उन पर एक आशीर्वाद हुआ कि वो फिर विधायक बने सीकर की जनता के आशीर्वाद से। जी। तो जो पिछले बकाया काम है, जो अधूरे चल रहे, मेरा ऐसा मानना है कि साल भर में राजेंद्र पारिक साहब उन सबको उनका पूरा करवा कर सीकर को एक नई सौगात दी। जी। हमें कुछ नेता मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग मिलते हैं, उनका कहना है कि जो आपके सभापति महोदय हैं जीवनखान, वो समान रूप से हर वार्ड में काम नहीं करवाते हैं। क्या ऐसी रणनीति होती है सीकर में? नहीं, बिल्कुल गलत। यदि किसी ने कहा है तो मैं मानता हूं कि ये 101% गलत है। आदरणीय सभापति महोदय का तो जो ऐसे मिलनसार व्यक्ति सीकर का सभापति न तो कभी हुआ है और न आगे होगा। जी, बहुत मिलनसार व्यक्ति है। कभी नहीं सोचते कि कौन सा वार्ड है, कौन सी जाति का वार्ड है, कौन चुनाव जीता हुआ है, इन बातों के वो उलझन में नहीं पड़ते। जो व्यक्ति भी उनके पास काम लेके गया है, 24 घंटे उनके दरवाजे खुले रहे। कांग्रेसी पार्षद ज्यादा तो उनके दरबार में, उनके घर के पास, उनके घर में बीजेपी वालों की भीड़ रहती है, उनका काम होता है। वो जब नहीं होता तो फिर कैसे आते? जी नहीं, उनका बार बार ये कहना है कि वो भेदभाव की नीति पे काम करते हैं, उनके कुछ पार्षद हैं वो प्रिय हैं, उन्हीं के काम करते हैं, और जो बीजेपी के पार्षद हैं उनके काम नहीं करते। नहीं, बिल्कुल गलत है। हम इस बात को सिरे से निकालते हैं। खुदा को पसंद है जीवन इसलिए, जी, उनके बारे में तो कहावत मशहूर है, एक शेर सुनाता हूँ उनके लिए आपको। जी बिल्कुल। खुदा को पसंद है ये जीवन इसलिए, हर किसी से मिलते हैं बड़ी आजीजी और इनके सारे के साथ बहुत अदब से मिलते हैं, बहुत शालीनता से मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में तो आप उनकी अगर जैसी विचारधारा धारणा है बीजेपी वालों की, तो उस विचारधारा को चेंज नहीं कर सकते, परंतु उनके मिलनसारता में कोई कमी नहीं। जी, हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें आप अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आपने क्या क्या संघर्ष किया, कैसे जनता के साथ तालमेल बैठाया उनको जिताने के लिए? देखिए, राजस्थान सरकार के जननायक मुख्यमंत्री आली जनाब अशोक गहलोत साहब की जो जनता के कल्याण के लिए जो योजनाएं थी, जी, उन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में गए। एक पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि मेरी पार्टी के जो उम्मीदवार है राजेंद्र पारिक साहब, जो पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना के भेजा है, हम भी सिंबल के टिकट पे चुनाव जीते। जी, तो हमारी जिम्मेदारी थी, नैतिक आधार पर भी जिम्मेदारी, पार्टी लेवल पर भी जिम्मेदारी, पार्षद होने के नाते भी जिम्मेदारी, एक जागरूक मतदाता होने के नाते जिम्मेदारी है कि जिस लोगों ने आपके लिए काम किया है, जनता की भलाई के लिए किया है, जनता के कल्याण के लिए काम किया है, ऐसी सरकार को दोबारा रिपीट करने के लिए हमने डोर टू डोर राजेंद्र पारिक साहब के समर्थन में, जो हमारे प्रिय लीडर है, मेरे राजनीतिक गुरु भी है, जी, तो उनको जिताने के लिए हमने वार्ड में डोर टू डोर संपर्क किया है। हर लोगों को राज्य सरकार की योजनाएं बताई है, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मैं डोर टू डोर आता था, लोगों ने उसकी कल्याणकारी योजनाओं को वोट दिया है। जी, कांग्रेस ने राजस्थान में काफी अच्छी जन कल्याण योजनाएं जारी की, उसके बावजूद राजस्थान में इस बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, हार का वजह तो आप लोग पत्रकार लोगों को आपको भी मालूम है। जी, एक बार आप बताएंगे तो जनता को। कारण क्या है कि आप लोग बताना नहीं चाहते, आप हमसे सुनना चाहते, तो ईवीएम में गड़बड़ी भी है। हार का एक महत्वपूर्ण जो कारण है वो ईवीएम की गड़बड़ है। मतदान होने से लेकर चुनाव के नतीजे मतगणना से पहले आपने अखबारों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे देखा होगा, मीडिया के चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ मैं, बहुत जगह ईवीएम मशीनें कहीं मिल रही है, गड़बड़ हो रही है, कोई खोल रहा है, इस तरह से हुआ है राजस्थान में। ईवीएम की गड़बड़ के आधार पे हम लोग चुनाव हारे हैं, अन्यथा राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत साहब जननायक मुख्यमंत्री की उन नीतियों को भरपूर सहयोग दिया है, भरपूर मतदान किया है।
ये हमें अलग बात है कि कुछ कमियां रही होगी, हमारे शीर्ष नेतृत्व उसको भली भांति जानता है जी कि क्या कमियां रही। हम तो एक छोटे कार्यकर्ता है, तो हमें जो टारगेट मिला है तो हमारे वार्ड का, हमारे बूथ का, वो हमने पूरा किया है। जी। कुछ कमियों की वजह से हो सकता है कुछ कमियां रही हो, हमारे शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में ज्यादा जानता है, हम तो कुछ नहीं जानते। जी, आपने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, तो क्या ये पूरे राजस्थान में हुई या कुछ कुछ जगह? नहीं, बहुत सी जगह तो ऐसे हुआ है कि ईवीएम में आप देखोगे तो 500 से कम वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव आ 20 से ऐसी सीटें तो 500 से कम वोटों से राजस्थान में कांग्रेस के जो उम्मीदवार चुनाव आ रहे हैं। जी, ये आप सीधा सीधा चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं है। आरोप क्या है? चुनाव आयोग पे आरोप नहीं है। चुनाव जो हुए हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से इनको करना चाहिए था। हमने बहुत बार ये उनकी गड़बड़ी का जो उनको बोला है, नहीं मानते लोग। बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि वोटर का नाम कट गया, वोटर है, हम उसको पहचान पत्र दिखा रहे हैं, नहीं मानते अधिकारी लोग। जी, हमारे वार्ड में भी ऐसा हुआ है, मतदाता सूची में नाम नहीं है, मतदाता सूची में नाम गायब है, फिर भी वोट डाला है? नहीं डाला है, नहीं डाला। हाँ, हमारे समाज में, मेरे बूथ में भी हमने जब पीठासीन अधिकारी को बोला कि पहचान पत्र जुमाए में बनाया, तो बनाया नहीं पहचान पत्र, जी, उसके बावजूद भी वो मतदाता सूची में नाम नहीं होगा, तो ये कैसा मतदाता सूची में नहीं? जी, ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें आम जनता को वोट देने का अधिकार है, लेकिन किसी को वोट नहीं, किसी भी वजह से वो चाहे नहीं डाल पाए। इसके लिए आपने क्या क्या कार्रवाई की, क्या क्या मुद्दे उठाए इसके लिए? देखो, हमने चुनाव आयोग को भी पीठासीन अधिकारी को भी बोला कि साहब ये चुनाव आयोग द्वारा प्रिंटेड मतदाता पहचान पत्र है जी, मतदाता सूची में इनका नाम था पिछली बार, अभी नहीं है, क्यों कट गया, कैसे कट गया, उसका कारण तो होना चाहिए। जी, यदि वो कटा है तो किस कारण से कटा है, बीएलओ ने काटा है, बीएलओ को पूछते तो बीएलओ बोलता हमें पता नहीं। तो निश्चित है गड़बड़ी तो ये लोग हुई है, निश्चित हुई है। अब ठीक है, देश एक लोकतांत्रिक देश है जी, इस लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने का अधिकार है, जी, बिल्कुल, तो कह सकते हैं बात को, और जो बहुमत है बहुमत से निर्णय होता है। जी, बिल्कुल, और जनता ने जनादेश के आधार पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है, इसलिए हम सबको उस जनादेश के सम्मान करना चाहिए। जनादेश का हमने सम्मान किया है और स्वीकार किया है, माना है, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो परिवर्तन है। जी। राजनीति की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? देखो, साफ सुथरी अगर आप राजनीति की बात करें जी, तो जो राजनेताओं में बहुत सी क्या होते हैं कि काम होते नहीं है फिर भी बोल देते हो जाएगा, लेकिन आदरणीय राजेंद्र पारिक साहब वो ऐसी शख्सियत है जो आपसे वो करेंगे जो काम करेंगे, हाँ वो करेंगे जो काम करेंगे, इन्हीं तो अन्यथा मना कर देंगे। तो मैं मानता हूँ ऐसे साफ छवि के व्यक्ति जो है हमारा एक आदर्श चेहरा है। आदरणीय जनाब राजेंद्र पारिक साहब आदर्श चेहरा है हमारे। जी, ये तो आप बात हो गई लोकल की। हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में आपका सबसे चहेता चेहरा कौन सा है राजनीति? सबसे चहेता हमारा भारत में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में देखो तो आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी हमारे जो है राष्ट्रीय स्तर के चेहरे हैं। जी, क्या वजह है कि वो आप इतने चाहते हैं? आप देख, जिन्होंने एक आम जनता की दुख दर्द को समझा। जी, जो व्यक्ति एक टी शर्ट पे इतने ठंड में इतनी सर्दी में, आपने भारत जोड़ो यात्रा देखा होगा जी, उस समय जब देश में नफरत, चारों तरफ नफरत की आग जग रही थी, लोग देश को बांटना चाहते थे, एक दूसरे को जातियों को लड़ाना चाहते थे, सांप्रदायिक स्वाद को खराब करने के माहौल में भेजी गई चाल थी। ऐसे दौर में हमारे राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी साहब ने भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें आपने देखा होगा कि अपार जनसमूह उमड़ा है। जी, जो लोगों ने उसका बड़ा आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया है, जहां भी गए बहुत सम्मान मिला है। जी, राजनीतिक में आपका अगला मूव क्या है? देखिए, हमारा तो क्या है, सभी आगे राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, बिल्कुल, तो हम भी हमारे जो नेतृत्व है, हमारा नेता है, हमारे विधायक महोदय राजेंद्र पारिक साहब और सभापति जीवन खान साहब जी, इनके आशीर्वाद से अगर वो मौका देंगे तो हम भी आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। जी, तो आप भी भविष्य में बड़ा चुनाव लड़ सकते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ा चुनाव लड़ने का हम कोई विधायक का चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे। विधायक का चुनाव तो हमारे क्या पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो समाजों का एक समीकरण बनाया हुआ है, इसी तरह विधायक जो एक इस जाति से किसी भी नॉन जाति से मुस्लिम जाति को नहीं छोड़ के दूसरी जाति को देंगे, उसी तरह सभापति की कुर्सी जो मुस्लिम जाति को समाज को मिलती है, तो एक हमारे समीकरण है जातियों के आधार पर, उस समीकरण के आधार पर चुनाव हो रहे हैं और जीत रहे हैं और सब संतुष्ट भी है। जी, अब हम पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नई सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी, उनके नए सीएम लाल शर्मा, उनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और राजस्थान किस ओर बढ़ रहा है? देखो, मैं तो नहीं मानता कि आपने देखा होगा कि शपथ लेने के बाद में अभी 1 महीना हो गया, लगभग 1 महीने तक तो मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि यदि वो स्वयं सक्षम होते सरकार चलाने में तो मंत्रिमंडल चुनने में भी सक्षम होते, जो उसका विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल का गठन करना, तो उसे मालूम रहता है कौन आदमी क्या कर सकता है, कौन नेता क्या किया है, कौन विधायक कितनी बार जीता है, कैसे करेगा, उनको सब कुछ मालूम रहता है। लेकिन परंतु वो जो मेरे हिसाब से है कि वो तो रिमोट कंट्रोल है और ये राजस्थान विकास कर पाएगा, मैं तो ऐसा, मेरा तो ऐसा मानना नहीं है कि राजस्थान, मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी हमारे अशोक गहलोत साहब की, उन योजनाओं को यदि वो आधार मान के चलाएं तो फिर भी एक विकसित विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। यदि उन योजनाओं को कुछ आगे पीछे करेंगे तो मेरा ऐसा मानना राजस्थान और ज्यादा पिछड़ जाएगा। जी, हम राजस्थान की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, इन दोनों का राज आपने देखा है जी, इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या फर्क है आपके अनुसार? देखिए, समानताएं तो हम नहीं बता सकते क्योंकि वसुंधरा जी की नीतियां अलग है जी, ये दोनों ही हमारी पार्टी की नीतियां अलग है। अब वसुंधरा जी भी राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है जी, उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया है, जनता ने उनकी योजनाओं को देखा है, कुछ योजनाएं उनकी सफल भी हुई है जी, ये मैं हमेशा मानती। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जननायक जिनको मुख्यमंत्री का खिताब है अशोक गहलोत साहब, जिन्होंने राजस्थान की जनता के लिए जो योजनाएं चलाई, जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी योजनाएं कोई मुख्यमंत्री कतई नहीं चला सकता, ऐसी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार सकता। उन्होंने तो उस योजनाओं को लागू किया है और धरातल पर उतारा है, उसका प्रत्यक्ष लोगों को फायदा मिला है जी, जैसे चिरंजीवी योजनाएं जी, लोगों को उसका इलाज में फायदा मिला है, दुर्घटना बीमा योजनाएं, लोगों को उसका पैसा मिला है, एक्सीडेंट के महीने 2 महीने बाद में उसके खाते में 5 लाख रुपए आए तो आए जी, जो एक्सीडेंट जो दुर्घटना बीमा है उसका मिला है, लोगों को फायदा मिला है जी। आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो? आपके चैनल के माध्यम से युवा वर्ग को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले एक शिक्षा को आधार मानें जी, जब तक घरों में बच्चों में शिक्षा नहीं आएगी बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस आगे के समय में आगे विकास करने के लिए एक शिक्षा का माध्यम एकमात्र ऐसा विकल्प है कि आप उससे आगे बढ़ सकते हैं, आपका समुचित विकास कर सकते हैं और उस शिक्षा के माध्यम से आप जो है अपने समाज में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जी, दोस्तों, ये है आज हमारे साथ जावेद जी चौहान जो सीकर से 11 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं। जावेद जी, आप जैसे पढ़े लिखे और आप जैसे नेताओं की इस राजस्थान को, इस सीकर को जरूरत है। मैं ऊपर वाले मालिक से यही दुआ करूंगा, मैं और मेरी टीम यही दुआ करती है कि आप दिन रात तरक्की करें और इस समाज की सेवा ऐसे ही करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने जो अपनी दुआएं दी, मैं मानता हूँ ऊपर वाला उन दुआओं को कबूल करे, उनको स्वीकार करे और हमें जो राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिले। जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल के बारे में भी कुछ बोलिए ताकि आपसे जुड़े लोगों को इसके बारे में पता चले। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो हम ये बोलना चाहेंगे कि आपका चैनल अपने जैसे छोटे कार्यकर्ता के पास भी पहुंचा जी, तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका चैनल जो है जो समुचित विकास करे, लोगों में पॉपुलर हो, आकर्षित हो जी, और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप और लोगों के बीच पहुंचे तो समाज में आप चैनलों के माध्यम से जुड़ने का अवसर मिले। जी, धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा। दोस्तों, इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे जल्द ही एक और नई शख्सियत के साथ।
देखते रहिए दबंबाज। मैं राज और मेरे साथी कैमरामैन सुनील जी दैया। मिलते हैं जल्दी एक और नई कड़ी में। थैंक यू।